दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम इस कहानी के दोनों मेन लीड्स को आपस में चिपकते देखते हैं। हालांकि हमारे हीरो फिलहाल थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वो ड्रंक जो नहीं थे, पर हमारी हीरोइन तो ड्रंक थी और वो पे भी की थी, तो उसको तो इसके बदले सर्विस चाहिए था। वैसे वो पेली को कहते भी है कि एक बार अच्छे से देख लो मैं कौन हूँ, पर उसके पास इतना टाइम कहा और ना ही मूड था। अब इतना बोल बोल के किस तो की जा रही थी, पर साथ में उनको कहती भी है कि तुम बहुत अनप्रोफेशनल हो, तुमको पता नहीं है क्या रिस्पॉन्स देते कैसे। अब लो, अब तो उसको कोई नहीं बचा सकता था उनसे। हालांकि ये तो फिक्स था कि वो प्रोफेशनल तो नहीं थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो पहले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो है कहाँ, और फिर अपना हालत देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे हीरोज के पास और तब वो सोचती है कि एग्जैक्टली रात में हुआ क्या था। वो तो ड्रिंक कर रहे थे। उसके बाद वो देखती है बोयांसी को, वो उनको जाके अप्रोच करती है, पर वो मना कर देते हैं क्योंकि उनका यहाँ ये काम नहीं था। पर अब वो उनको पैसा ऑफर करती है जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं सोचता हूँ, पर सोचने का टाइम वो देती कहाँ है। वो तो खुद ही शुरू हो जाती है और उसके बाद खुद से उनको लेके जाती है। अब उनका मर्जी है या नहीं है उससे उसको क्या मतलब। पर प्रेजेंट में उनकी बातों से हमें पता जरूर चल जाता है कि वो लोग पुराने क्लासमेट्स हैं। और वैसे उसको भी बहुत अजीब लगता है कि इतना दिन बाद वो चाइना वापस आई है और आते आते ये सब कर ली, वो भी अपने क्लासमेट के साथ। पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा ना। वो पहले कहते हैं उसको नहा के आने के लिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे वो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कैसे। अब इसका क्या मतलब, तो उनको फॉर्मल टाइटल चाहिए था भाई। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो तो ठीक है मुझे परसों करो। वो कहते हैं नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है। हाँ भले ये पेली के लिए शॉकिंग है पर उनके लिए नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल टाइम से उसको पसंद करते थे। वो जब पहली बार आई थी उस टाइम पे उनका बुक गिर गया था तो वही उठा के दी थी, और उसका फर्स्ट डे था स्कूल में तो वो उनको बताई भी थी कि वो उनकी डेस्कमेट है। और इसी मोमेंट पे तो वो उसको देखते ही रह गए थे। और वैसे उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ भी गया था उसको देख के, पर प्रेजेंट में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रही थी। वो कहती है कि हम दोनों एडल्ट है तो मैं इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ, और वैसे भी तो हम बहुत दिन से नहीं मिले एक दूसरे से, और मिलते ही शादी कर ली, ये सही नहीं रहेगा ना। पर यान से उसको दिखाते हैं कि उन लोग का फोटोग्राफ्स खींच लिया गया था और अब वो लोग ट्रेंडिंग पे है। वैसे इसी टाइम पे उसको उसके पापा का भी कॉल आता है और वो उसको घर आने के लिए कह रहे थे क्योंकि शेन युबई से उसका शादी का बात चल रहा था और आज युबई घर पे भी आने वाला था, तो उसको भी वो घर बुला रहे थे ताकि वो लोग साथ मिलकर बात कर ले, शादी डिस्कस कर ले। अब ठीक है, इतना बात होने के बाद कॉल तो वो काट देती है, पर यान्सी उसको कहते हैं कि हम आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, चलो रेडी हो गया मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। तो अब ठीक है पहुंच जाते हैं दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो। और वैसे वहां बैठ के वो भी यही सोच रही थी कि युबई से शादी करने से बेटर है कि यान्सी से कर लिया जाए, ये अच्छा ऑप्शन है उसके लिए। तो ठीक है दोनों को सर्टिफिकेट्स मिल जाता है। तो अब टाइम आता है फोटोशूट का। अब इसी पॉइंट पे वो उनसे कहती है कि मेरे हिसाब से हमारी शादी में प्यार नहीं है, तो अगर तुम किसी और से प्यार करने लगोगे तो मुझे बता देना, हम डिवोर्स ले लेंगे। वो कहते हैं तुम मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल वाइफ बनना चाहती हो क्या। वो कहती है नहीं है क्या हम। इस पे वो कहते हैं कि तुम मतलब भी समझती हो इसका, तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो कहती है पर तुम। अब कोई परवाह नहीं, फिलहाल फोटो खिंचवाओ। तो ठीक है अब दोनों का फॉर्मल फोटो खिंचाता है। इस पॉइंट पे वो अपने भी फोन में फोटो खींचते हैं, पर बहुत प्यारा फोटो आता है क्योंकि अचानक से उसको किस जो कर लिए थे। अब रात में वो उसको उसके घर पहुंचाते हैं, पर जाने से पहले वो उसको रिंग जरूर पहना देते हैं। वो कहती है ये कब तुम प्रिपेयर किए, खुद ही अज्यूम भी कर लेती है कि अच्छा तुम किसी को प्रपोज किए होगे और वो मना कर दी होगी। पर वो कहते हैं कि मैं कभी भी कोई और रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। अब ये तो ठीक है, पर वो उसको कहते हैं उसका नंबर देने के लिए। अब उनकी वाइफ है, नंबर का तो जरूरत पड़ना ही है। तो ठीक है वो स्कैन करने के लिए अपना फोन लाती है। इतनी देर में वो उसको अपना सूट पहना देते हैं और वो वैसे नंबर सेव किए थे 37.2 डिग्री सेल्सियस से। अब इसका क्या मतलब है वो तो नहीं समझ पाती, पर आप तो समझ पा रहे थे ना, ये वो टेम्परेचर था जो उनकी बॉडी का हो गया था जब वो पहली बार उसको देखे थे। वैसे उसको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा इसका मतलब, पर फिलहाल वो उसको तो नहीं बताते, वो चले जाते हैं। इधर वो अंदर आती है तो अपने पापा से क्वेश्चन करती है कि ये तो फैमिली डिनर है ना, फिर ये दोनों। तब उसके पापा इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एक तो युबई है जिससे उसका शादी फिक्स हुआ है और वो उसकी कजन थी, उसके मामा की बेटी। तो ठीक है मिस्टर पे युबई को कहते हैं अपने पेरेंट्स को बोलने के लिए कि शादी का बात उन लोगों को करना है, तो मतलब इसके लिए टाइम स्केड्यूल करने के लिए। अब वो तो अभी चला जाए अपने पापा को बुलाने के लिए, पर पेली अपने पापा को कहती है कि आपकी कोई और भी बेटी है क्या। उसके पापा भी कहते कि क्या बोल रही है, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी का बात चल रहा है। पर वो युबई को कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, मिस चेन तुम्हारे टाइप की है। अब वैसे ये बात वो हवा में नहीं कहती, उन लोग को वीडियो भी दिखाती है जो कि वो आते वक्त कैप्चर की थी। वो जब यहाँ पे एंटर कर रही थी तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखी थी। और उस टाइम उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वो जो युबई है ना, वो पेली से सिर्फ पे फैमिली के पावर के लिए शादी कर रहा है। एक बार शादी हो जाएगा उसके बाद वो पेली को घर से बाहर निकाल देगा और उसके बाद तो मिस चिन से शादी कर ही लेगा। अब इतना अच्छा सामने दृश्य चल रहा था तो रिकॉर्ड करना तो बनता है ना पेली का। यही चीज वो रिकॉर्ड करके अपने पापा को दिखाती है। हाँ ये देख के युबई एक्सप्लेन करना चाहता था, पर उसके पापा कहते हैं कि जाओ और अपने पापा को भेजो एक्सप्लेन करने के लिए। इन तो बेचारे उसके हस्बैंड कब से उसका इंतजार कर रहे थे, अब उसको अपने घर भी तो लेके जाना है ना उनको, पर वो तो आ ही नहीं रही थी। उधर युबई अपने पापा को कॉल ट्राई करता है, पर ये सब तमाशा के बीच में पेली बैठ के क्या करेगी, वो वहाँ से जाने लगती है। हाँ इस टाइम पे यान से भी उसको कॉल कर
करते हैं और घर साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो तो उनके साथ घर ही नहीं जाना चाह रही थी उनके। अब वेडिंग नाइट में ऐसे ही अपने हस्बैंड को छोड़ देगी क्या घर पे अकेला, वो कहते हैं तो अब ठीक है, वो भी मान ही जाती है। इधर यूबे के पापा आते हैं उनके घर पे, अपने बेटे के लिए माफी मांगते हैं, एक चांस भी देने के लिए कहते हैं मिस्टर पे को उसको। पर इस पॉइंट पे अंदर यांसी आ चुके थे, वो कहते हैं कि इसका जरूरत नहीं है। उनको देख के पेली बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो अपने पापा से अभी तक अपनी शादी की बात तो बताई ही नहीं थी। पर कोई बात नहीं, वो आ गए थे ना तो वो खुद ही बता देंगे। अब वो आके पेली के पापा को पापा बोलते हैं। अब एक मिनट, वो है कौन? पहले तो उसके पापा ये सोचते हैं, फिर याद आ जाता है कि स्कूल टाइम पे वो लोग साथ पढ़ते थे, साथ में बैठते भी थे और उनका नाम बोयांसी है। ये उसके पापा को याद आ जाता है। पर अब वो सोचते हैं कि वो उनको पापा क्यों बोले, तो वो उनको बताते हैं कि आज वो और उनकी प्यारी बेटी शादी कर चुके हैं। और साथ में पेली को भी कहते हैं कि तुम अभी तक अपने पापा को ये बात बताई नहीं, तो इस नाते तो मैं इनको पापा ही बोलूंगा ना। अब वैसे ठीक है, थोड़ा सा माफी भी मांगते हैं क्योंकि छोटे है ना वो लोग, बड़ों से इस बारे में बात करना उन लोग को चाहिए था। और आते वक्त कोई गिफ्ट भी लेके नहीं आए, तो इसके तौर पे वो अपना कार्ड निकाल के देते हैं उनको। अब ये सब तमाशा देख के यूबे का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो तो उठ के जा रहा था उनको कुछ करने के लिए, पर उसके पापा रोकते हैं उसको। और इधर ये मिस्टर पे से इजाजत लेके उनकी बेटी को अपने घर लेके चले जाते हैं। वैसे मिस्टर सेन अपने बेटे को इसीलिए भी रोक रहे थे क्योंकि शायद वो जानते थे कि यांसी है कौन। तो ठीक है, वो उसको घर पे लेके आते हैं। वो कहते हैं कि तुमको कुछ पसंद आए तो तुम चेंज कर सकती हो और तुम चूज कर लो हमारा वेडिंग रूम कौन सा होगा। अब उसको सब ठीक लगा था, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो वो उन्हीं से पूछती है कि मेरा रूम कौन सा है। वो कहते हैं कि हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है और इतना बोल के उसका फुटवेयर चेंज करने लगते हैं। इस पॉइंट पे वो कहती है कि क्या बोले तुम, हमारा रूम? तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग एक ही रूम में रहेंगे, एक ही रूम में सोएंगे, एक ही बिस्तर पे सोएंगे। वो कहते हैं तो और क्या, कौन से कपल को तुम देखी हो शादी के पहले ही दिन कोई अलग अलग रूम में सो रहा हो। वो तो उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि इतना बड़ा घर है, कोई भी गेस्ट रूम चलेगा मुझे तो। वो कहते हैं नहीं, इस घर में एक ही रूम है और एक ही बेड है, हम लोग को एक ही साथ सोना होगा। वो कहती है तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो, हमारा शादी प्यार का नहीं है ना, हम लोग इतने क्लोज नहीं है। वो कहते हैं ऐसा है क्या, तुमको लगता है कि हमारे बीच में जो भी हुआ वो काफी नहीं था, तो हम एक और बार ट्राई कर सकते हैं। ये सुन के वो गर्मा जाती है कि अपने दिमाग से ना ये सब कचरा निकाल लो, नॉर्मल बात तो तुमको करने ही नहीं आता है। इतना बोल के वो अंदर भागती है। अब रात में जब वो उसके रूम में आते हैं तो वो तो उनको भगाने में ही बेचैन हो जाती है। पर ऑब्वियसली वो ना खुद भागने वाले थे ना उसको भागने देने वाले थे। वो उसको याद दिलाते हैं कि उस दिन तो बहुत बोल रही थी तुम कि मेरा एप्स इतना अच्छा है, मुझे ऐसे दिखाओ वैसे दिखाओ, और अब क्या हो गया। वो कहती है मैं ड्रंक थी उस दिन और आज का बात कुछ और है, हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स है, राइट। वो कहते हैं स्ट्रेंजर्स है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा मुझे हस्बैंड बोलो तो मैं तुम्हें सोने दूंगा। तो ठीक है, वो भी बोल देती है, तो वो भी उसको तंग नहीं करते, सोने देते हैं। पर अब वो बीच में इतना बड़ा डॉल रख देती है जिससे शायद उनको परेशानी हुआ था, तो वो फिर से उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आधी रात में। वो रूम से निकल के बाहर आती है, ऐसे ही खड़ी थी। तब थोड़ी देर बाद उसके हस्बैंड भी आते हैं, उसको बहुत आराम से पकड़ते हैं, पर ये उसको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम बार बार मेरा एडवांटेज लेने चले आते हो। पर ठीक है, छोड़ने कहती है तो छोड़ भी देते हैं। इस टाइम पे वो लोग एक ट्री को देख रहे थे और वो उसको बताते हैं कि ये पेड़ वो खुद से लगाए थे। ये सुन के उसको भी अच्छा लगता है। पर फिलहाल उसको एक पेंटिंग दिखता है वहाँ पे। ये पेंटिंग उसके लिए बहुत जाना पहचाना था क्योंकि वो खुद ही तो ड्रॉ की थी जब वो लोग कॉलेज में थे। वो एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतना संभाल के इस पेंटिंग को अभी तक रखे होंगे, पर अब रखे थे तो क्या किया जा सकता है। इस पॉइंट पे हमें उनका कॉलेज लाइफ भी दिखाया जाता है जब वो इस पेंटिंग को कंप्लीट करके ऐसे ही चली गई थी। अब वो उसको बोली थी कि ये पेंटिंग जिसपे वो बोली थी कि तुम रख लो, और उनके टेबल पे एक पौधा भी रखा रहता था जिसको देख के वो कहते हैं कि जब फ्लावर्स ब्लूम होगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये। तो बस आज वही दिन था, वो पौधा ही तो ये पेड़ बन गया था जो वो खुद से लगाए थे, और आज फ्लावर्स ब्लूम हुआ और उसको वो पेंटिंग दिखाए। वैसे उसको ये सब चीज बहुत अजीब लग रहा था, लाइक वो कैजुअली कुछ भी ड्रॉ कर दी और वो इतने दिन तक संभाल के रखे थे। उनका इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करना उसको बहुत अजीब लग रहा था। इस पॉइंट पे वो उसको टच करते हैं। ये देख के वो कहती है तुम फिर से मेरा एडवांटेज लेने लगे। अब ठीक है, इसी बात पे वो 3 नियम बनाती है। पहला ये कि उन लोग को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, हमेशा वो उसका ऐसा एडवांटेज नहीं ले सकते। दूसरा, भले वो दोनों हस्बैंड वाइफ है पर उसको ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा करीब नहीं है, तो उसके हिसाब से उन दोनों को अलग अलग बेड पे सोना चाहिए। और तीसरा, वो अभी तक सोची नहीं है, तो जब सोचेगी तब बताएगी। वो कहते हैं नहीं, हम लोग अलग अलग बेड पे नहीं सोएंगे। तुमको क्या लगता है मैं तुमसे शादी इसीलिए किया हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ सोने के लिए? नहीं, मैं तुमसे शादी इसीलिए किया हूँ ताकि जब भी मैं उठूँ मेरे बगल में मैं तुम्हें देखूं हर सुबह। अब इस पॉइंट पे हमें उनका कॉलेज लाइफ दिखाया जाता है जहाँ वो क्लास में बैठ के लव लेटर लिख रहे थे, और ये बात पेली को भी पता चला था। तो वो कहती है कि तुम किसी को पसंद करते हो क्या, मैं जानती हूँ क्या उसको, प्लीज बताओ ना, दिखाओ ना। पर वो तो उसको दिखाई नहीं रहते अपना लेटर। हाँ, पर कहते जरूर है कि कल तुमको पता चल जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो नेक्स्ट डे आर्चरी प्रैक्टिस कर रही थी। उस टाइम उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लाइक वो अपने भाई का नाम लेके बहुत जोर से चिल्ला रही थी, यांसी को भी याद कर रही थी। इस पॉइंट पे उसकी कजन आती है वहाँ पे और उसको कहती है कि तुमको क्या लगता है इतने सालों में वो वापस नहीं आया तो अब आ जाएगा क्या। अब वो किसका बात कर रही थी वो तो नहीं पता, पर पेली बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी उसके बातों में। इस बात पे वो कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे घर पे जब आग लगा था उसी दिन वो जल के मर गया होगा। अब वो किसका बात कर रही थी हमें अभी भी पता नहीं चलता है, पर पेली इस बात से
बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका तो बस चले तो वो उसको मार ही दे, पर ऐसा कुछ होता नहीं। उसको कॉल आता है उसके पापा का और वो भागती है हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी दादी एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। अब अचानक से दादी माँ को क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, पर उसके पापा बताते हैं कि नहीं, अभी दादी खतरे से बाहर है। पर इस टाइम पे अपनी माँ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था पेली के अंकल को, जो कि सब समझ पा रहे थे कि वो नाटक कर रहे हैं। तो पेली के पापा ही कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, माँ को आराम करने तो जाओ यहाँ से तुम। तो वो तो अपनी वाइफ के साथ तुरंत ही निकल जाते हैं। इस पॉइंट पे वो पेली को भी कह रहे थे जाके आराम करने के लिए, पर नहीं, जब तक दादी होश में नहीं आएगी वो नहीं जाएगी। यही सब बात चल रहा था, तभी दादी होश में आती है और होश में आते ही आते वो अपने बेटे को सबसे पहले वहाँ से भेजती है गर्म पानी लाने के लिए, क्योंकि उनको अपने पोती से कुछ बात करना था। पर वो कुछ बता पाए इससे पहले वहाँ पे यूबी आ जाता है। तो अब पेली को जाना पड़ता है उसको संभालने के लिए। वो जाकर उससे सीधे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वो कहता है कि हम नेबर्स है ना, तो दादी माँ का तबीयत खराब हो गया इसीलिए आया हूँ। वो कहती है चाहे हम कुछ भी हो, पर तुम्हें याद रहना चाहिए कि मैं मैरिड हूँ, तो मुझे परेशान तुम मत करो। पर नहीं, वो तो बेड़ा उठा लिया था उसको परेशान करने का। वो कहता है बस 1 मिनट है। वो उसके फेवरेट फ्लावर्स का बुके लेके आया था उसके लिए, यही देना चाहता था उसे 1 मिनट में। वो कहती है कि पागल पागल हो गया हो क्या, मैंने बोला ना कि मैं मैरिड हूँ। पर उसको ऐसा लग रहा था कि वो यांसी के साथ मिलके उसको जीलस फील कर पा रही है, इसीलिए वो उसे बहुत बार एक चांस मांगता है। पर ऑब्वियसली ये कोई नाटक नहीं चल रहा था, ज्यादा ड्रामा करता है तो वो उसका हाथ ही मोड़ देती है। अब उसके इस हरकत की वजह से उसके पापा उसको कहते हैं उनके बेटे से माफी मांगने के लिए। वो कहती है कि आपका बेटा मेरे साथ ये सारी हरकतें कर रहा था, पर कैसे प्रूफ करेगी, मिस्टर सेन को एविडेंस चाहिए था, प्रूफ तो हो कि उनका बेटा उसको तंग किया था। इतना बोलते बोलते उसके कपड़ों पे पानी फेंक देते हैं। पर 1 मिनट, अभी उसके साथ कोई थे उसका बदला लेने के लिए। यांसी आके पूरा जार का पानी उनके मुंह पे फेंकते हैं, पर वो यांसी को कुछ बोल पाए, अभी तक उन लोगों में इतना दम नहीं था। तो वो अपने बेटे को लेके चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और तुरंत ही अपनी वाइफ को चेक करने लगते हैं कि उसको तो कहीं कुछ नहीं हुआ। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहते हैं वाइफ हो तुम मेरी, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो ठीक है, वो उसको घर पे लेके आते हैं। उसका आराम से बाल सुखा रहे थे। इस पॉइंट पे वो कॉलेज का टाइम सोचते हैं, जब वो उसको लव लेटर जा रहे थे देने के लिए, पर वो उसको लेटर दे पाए इससे पहले कोई और लड़का आता है और उन्हीं से पेली के बारे में पूछता है उसके क्लास की, क्योंकि वो भी चाहता था उसको लव लेटर देना। तो उसका लेटर तो वो खुद ही ले लेते हैं, क्योंकि वो खुद दे देंगे पेली को। अब पेली जानती थी कि उसके लिए लव लेटर्स आता है, इसलिए वो उनको कहती है कि डेली डेली मेरे लिए लेटर्स तो आता है, पर तुम मेरे पास आने ही नहीं देते हो। अब मैं नहीं जानती, मुझे मेरा लेटर्स दो। छीनने की कोशिश तो करती है, पर वो दे तब ना। अब यही सब सोच रहे थे तो उसको एकटक देखे जा रहे थे। वो कहती है कि क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अब उनका ध्यान तो था नहीं, वो उसका बाल पे सुखा रहे थे, पर उसको लग रहा था कि वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा चिढ़ जाती है। इस पॉइंट पे वो उसके फोन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर एज एन इमरजेंसी नंबर सेव करने लगते हैं। अब देखते हैं कि उनके फोन में उसका नंबर शो ए फ्लावर बटरफ्लाई करके सेव है। अब ऐसा क्यों। तो वो कहती है इसीलिए क्योंकि मुझे तुम बहुत हैंडसम लगते हो, तुम्हारा चार्म बहुत अच्छा है, इसीलिए ये निकनेम तुमको सूट कर रहा है। अब ये सब बोलते बोलते तो अपना फोन भी छीन रही थी ना, और इस पॉइंट पे काफी क्लोज भी आ चुकी थी। वो कहते हैं कि तुमको मैं बहुत ज्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग लगता हूँ क्या। वो कहती है हाँ हो तो। अब ये सब करते करते इतना ना करीब आ गए थे कि वो ये मौका छोड़ते ही नहीं है। वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं, बीच में उसका फोन भी बजता है। पर छोड़ो हटाओ फोन को, अभी उनका तो ऐसा ही फंडा था फिलहाल। पर ठीक है, किस करने के बाद वो अपना फोन लेती है। उसके पापा का कॉल था। वो उसको बता रहे थे कि दादी माँ ठीक हो गई है और उनको घर लेके जाया जा रहा है। इस पॉइंट पे वो अपने पापा से पूछती है कि सेन फैमिली का असली रंग तो आप देख ही लिए हैं, तो आप अभी भी उस फैमिली के साथ काम करना चाहेंगे क्या, या फिर अभी भी मुझे उससे मिलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि नहीं, न तुम उस फैमिली से मिलोगी और न ही हम लोग में कोई बिजनेस होगा। तो ठीक है, फिर इतना बात होने के बाद कॉल तो काट देती है। पर वो उसको कहते हैं कि अचानक से तुम इतना अपसेट क्यों हो गई। वो कहती है भूख लगा है। वो कहते हैं मुझे भी भूख लगा है। तो लेके आते हैं 2 बॉटल और दोनों बैठ के एक एक बॉटल पी जाते हैं। अब पूरा नशा तो चढ़ जाता है अच्छा खासा। अब नशा के हालत में तो उसको उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं ना। वो उनका एप्स देखना चाहने लगती है, वो उनको टच करने के लिए कुछ भी कर दे। हाँ, वो उस टाइम भी उसको बोल रहे थे कि पहले तुम बोलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर वो तो उनसे चिपकने के लिए ही बेचैन थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों का ही नींद एक साथ खुलता है और सबसे ज्यादा चिल्लाती है पेली। वो कहती है तुम फिर से मेरा फायदा उठा लिए। पर नहीं, इस बार वो कहते हैं कि तुम ना झूठ मत बोलो, तुम शुरू हो जाती हो जब भी ड्रिंक करती हो तो। और उसको एविडेंस भी दिखाते हैं, पूरा तो नोच नाच के बराबर करके रखी थी। पर फिर उसका नाटक शुरू हो जाता है। वो कहती है मैं ड्रंक थी ना। पर अब उनको भी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि जब ड्रंक रहती हो तो बहुत चिपकती हो और होश आते ही बस भूल जाती हो। ये बहुत दुख की बात है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं सुना, बस जाओ यहाँ से। वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं चाहता हूँ तुमको। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम पेली की आंटी को देखते हैं अपने सौतेले भाई के साथ, और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि पेली अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बात पे उनका सौतेला भाई पेली को मरवाने की ही बात करता है। अब किस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है इस बारे में हमें अभी पता नहीं चलता। पर थोड़ी देर बाद जब पेली अकेले ट्रेवल कर रही थी तो उस पर हमला होता है। फॉर्चुनेटली वो यांसी को कॉल करके बता देती है अपना लोकेशन और बताती है कि वो खतरे में है। वहाँ पे सब कुछ बहुत धुआं धुआं था, जिससे उसको चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाती है। हाँ, उसको मारने के लिए लोग रेडी थे वहाँ पे। थोड़ी देर में यांसी भी आते हैं, उसको जैसे तैसे करके संभाल के वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर इस पॉइंट पे वहाँ हम एक और आदमी को देखते हैं
है जो उन लोगों को मारा था जो पेली को मारने के लिए आए थे। चुन चुन के हर एक आदमी को निपटा देता है वो। हाँ, थोड़ा बहुत पेली भी उस आदमी को देखती है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसका बड़ा भाई है क्या। अब इसका मतलब उनको तो समझ नहीं आता। वो उसको शांत करते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे और अपने आदमी को बुलाते हैं। उनका आदमी आता है, बताता है कि सब लोग मर चुके हैं, कौन मारा पता नहीं, पर ठीक है फिलहाल वो तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सबसे पहले वो बस उसके होश में आने का वेट कर रहे थे। वो उसको बहुत कुछ बताना चाहते थे और बहुत ज्यादा डर भी रहे थे उसके हालत को लेके। इस पॉइंट पे वो अपना कॉलेज लाइफ फिर से सोचते हैं जब आज वो फाइनली अपना लव लेटर देने वाले थे उसको। पर इस टाइम पे टीचर आती है और बताती है कि पेली का ट्रांसफर हो गया है और उसकी जगह कोई दूसरी लड़की आ गई है। ये सुनते उनको बहुत बुरा लगा था। वो तो क्लासरूम से उसी टाइम निकल गए थे, कहीं जा रहे थे, पर कहाँ जा रहे थे वो तो पता नहीं, पर बस पेली को सोचे जा रहे थे। इस पॉइंट पे प्रेजेंट में उसको होश आ जाता है और सच में उसको सही सलामत देख के उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है उनको। थोड़ी देर में वहाँ पे एक डॉक्टर आती है जिसको पहचानती थी पेली, तब पूछती भी है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, जिसपे वो बताती है कि वो अभी अभी इस हॉस्पिटल को ज्वाइन की है, अब यहीं काम करती है। पर एक मिनट, वो थी कौन? तो वो उसके भाई की फियोंसे थी। बचपन में उन दोनों का शादी फिक्स हो गया था। ये बात वैसे वो यांसी को बताती है। अब रात में वो जैसे तैसे ड्रेसअप करने की कोशिश कर रहे थे और उनको देख के वो फिर से बहुत जोर से चिल्लाती है। पर एक मिनट, वो खुद आई है ना बाथरूम में जब वो थे तो अब चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जवाब देना उनको भी आता था। तो पहले तो वो कहती है जल्दी से ड्रेसअप करो और निकलो यहाँ से। वो कहते हैं मेरे हाथ में चोट लगा है, मैं नहीं पहन पाऊंगा, तुम पहना दो। तो ठीक है, आंख बंद करके उनको पहनाती तो है, पर अब वो उसको अपने करीब जरूर खींच लेते हैं। अब इसके आगे वो लोग क्या करते हैं वो तो पता नहीं। पर रात में जब वो सोई हुई थी तो वो बहुत डर रही थी। उसके साथ जो सब कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सपना देख रही थी और साथ में ऐसा भी सपना देख रही थी जैसे उसका भाई कहीं जा रहा है, बहुत धुआं धुआं हुआ है और वो अपने भाई का नाम लेके बहुत चिल्ला रही है। और प्रेजेंट में भी वो नींद में अपने भाई का ही नाम ले रही थी, जो कि यहाँ से भी सुनते हैं। अब थोड़ी देर बाद उनका आदमी आके फाइनली बताता है कि ये सब करवाया कौन था। पेली का पीछा करवाया जा रहा था और वो करवा रही थी उसकी आंटी, और जितना भी इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ हैंड ओवर कर देता है उनको। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पेली भी कुछ सोच में डूबी हुई थी, जो कि यांसी को अच्छे से पता चल रहा था। तो वो उससे पूछते हैं, वो कहती है मुझे लगता है मैंने उस दिन अपने भाई को देखा। पर इस टाइम पे वो उसको कुछ बताना चाह रहे थे, पर वो पहले ही उसको प्रॉमिस करने के लिए कहते हैं कि ये सब जानने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके साथ रहेगी, वो जो भी करेगी बताएगी उनको। तो ठीक है, वो बताएगी, पर पहले उसको जानना था कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। इस पॉइंट पे वो उसको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि उसी के फैमिली का वीडियो था कुछ साल पहले का। वो इस फुटेज को रिपेयर करवाए थे। तो इसमें था क्या, इसमें उसकी आंटी अपने सौतेले भाई को लाके पैसा देती है, जो कि उसको बहुत ज्यादा कम लग रहा था, इसलिए वो ज्यादा पैसा मांग रहा था। इस बात पे पेली की आंटी कहती है कि जो मिस्टर पेई है, यानी कि इस घर के मालिक, वो डिसाइड किए हैं कि पेली के अंकल और आंटी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। पर वो तो इस फैमिली को लूटने के लिए इस फैमिली में शादी कर रही थी और इतने साल से अपने सौतेले भाई को पैसा भी दे रही थी। इसीलिए अब उसका नजर था पेली के पापा पे, क्योंकि पेली के दादाजी अपना सारा प्रॉपर्टी पेली के पापा को ही तो देने वाले थे ना। तो ये सारी बातें जब वो लोग कर रहे थे तभी पेली की माँ ये सब कुछ सुन लेती है, और जो कि वो दोनों भी देखते हैं। तो इतनी आसानी से तो वो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे क्या नहीं, वो लोग उनको जान से मार डालते हैं। पर अब पकड़े भी तो नहीं जाना था ना, तो वो लोग ही उनको उनके रूम में लेके जाते हैं और आग लगा देते हैं। और यही आग देख के उसका बड़ा भाई गया था अंदर अपनी माँ के पास, जिनको देख के वो भैया भैया चिल्ला रही थी और जो बार बार वो सपना में देखती थी। वो भी अंदर जाना चाह रही थी, पर उसकी आंटी उसको अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि वो बस इतना चाहती थी कि वो माँ बेटे रास्ते से हट जाए। पेली किसी का क्या ही उखाड़ लेगी। ये सब देख के फाइनली उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ और उसके बड़े भाई का मौत कैसे हुआ। तो नेक्स्ट डे वो जाती है अपनी मम्मी और अपने भाई के ग्रेव पे, वहाँ पे फूल चढ़ाती है, अपनी माँ को सच बताती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो उनका बदला जरूर लेगी। और इन सब में यांसी तो थे ही ना उसके पास, उसका हेल्प करने के लिए। वो कुछ भी करना चाहे वो है। और उसकी माँ से भी वो कहते हैं कि वो पेली का जिंदगी भर ध्यान रखेंगे, उसको जब भी जरूरत पड़ेगा वो रहेंगे उसके साथ। तो ठीक है, ये सारी बातें करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद एक आदमी फिर से वहाँ पे आता है, वही जो उस टाइम उसकी जान बचाया था। वो भी आके इस ग्रेव पे फूल चढ़ाता है और वो पेली को भी अच्छा से जानता था, क्योंकि वही तो उसका बड़ा भाई था। अब वो उसके सामने क्यों नहीं आता था वो तो नहीं पता, पर चोरी चोरी ही उस पर नजर रखता था। पेली की लाइफ के बारे में उसको सब कुछ पता था। और इधर पेली को भी ऐसा लगता है कि शायद वो किसी का आवाज सुनी, किसी को देखी, कोई जाना पहचाना आवाज, पर नहीं, वो कुछ बताती नहीं। वो लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। अब रात में उनका आदमी उनको कॉल करके उस आदमी के बारे में बताता है जो उस दिन पेली को मरने से बचाया था। मतलब उसको जितने लोग मारने के लिए आए थे उस आदमी को मारा था वो। तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम कार्ल है और वो गोल्डन शार्क ग्रुप से है, जो कि बहुत डेंजरस माना जाता है। पर किसी को भी ये नहीं पता कि वो है कौन, मतलब उसका ओरिजिन। असिस्टेंट तो इतना तक पूछता है कि उनकी वाइफ का सिक्योरिटी बढ़ा देना चाहिए क्या, पर नहीं, उनको याद था कि उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो पेली को हर्ट करने आया था। इसलिए वो अपने आदमी को कार्ल और पेली के रिश्ते के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। तो ठीक है, ये सब बात जब हो ही रहा था तब वहाँ पे पेली आती है। वो यांसी को कहती है कि मुझे लगता है मैंने अपने भाई को दोबारा देखा। अब दोबारा देखा मतलब क्या, पहली बार भी तो देखी होगी ना। तो वो कहती है कि जिस दिन मुझ पे हमला हुआ था उस दिन मुझे लगा कि मैंने अपने भाई को देखा, पर मेरे सिर में चोट लग गया था ना, तो मुझे लग रहा
रहा था मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। पर आज सिमेट्री में मैंने फिर से अपने भाई को देखा। और वैसे भी जिस टाइम मेरे घर पे आग लगा था ना, उस दिन सिर्फ माँ का बॉडी मिला था, मेरे भाई का बॉडी नहीं मिला था। अब ये सुन के यान्सी उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई जिंदा है तो हम जरूर उसको ढूंढेंगे। वो भी कहती है कि पता है मेरे पापा को भी इस बात पे भरोसा नहीं है, पर तुम मेरी बातों पे भरोसा कर रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी बातों पे भरोसा ही नहीं है, मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा, तुम जो करना चाहो उसमें। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो जाती है रेस्टोरेंट अपने पापा से मिलने के लिए। हाँ, यान्सी भी उसके साथ गए थे, पर वो उनको बाहर रुकने के लिए कहती है। खुद से जाती है, पापा के साथ बैठती है। वो अपने पापा से आराम से बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि आपको याद है यहाँ पे हम लोग चारों आया करते थे, आप, मैं, मम्मी, भाई। मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इसलिए मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी। इतना ही पे तो उसके पापा चिल्लाना शुरू कर देते कि हो गया ना, मैंने मना किया ना इस बारे में बात करने के लिए, बहुत साल हो गया इस चीज को, तुम भूल क्यों नहीं चाहती ये सारी बातें। अब इस बात से वो भी गर्मा जाती है। वो कहती है कि क्या हो गया आपको डर किस चीज से लग रहा है? ये सब कुछ होने के बाद आप मुझे तुरंत अब्रॉड भेज दिए, मुझे कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया, आप क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? इस बात पे उसको उसके पापा सारा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि एक्सीडेंट नहीं था, मुझे भी शक था इस बारे में और इसीलिए मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। पर उस दिन तक जिस दिन मेरे पास एक लेटर आया जिसमें मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं ये इन्वेस्टिगेट करना बंद नहीं करूंगा तो तुम्हारी जान को खतरा होगा, और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम्हारी माँ जा चुकी है, भाई जा चुका है, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता था। फिर भी मैं कोशिश किया कि चोरी छुप के ही सही उस खूनी का पता लगाया जा सके, पर मुझे धमकी पे धमकी बार बार मिलता रहा, तो मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं भले तुम्हें अब्रॉड भेज दिया, पर उस खूनी का नजर मुझ पे था और सच में मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अब वो अपने पिता का फीलिंग समझती थी, पर उसको अपने पापा को अब खूनी के बारे में बताना था, तो वो उनको भी वो वीडियो दिखाती है। और ये देखते ही उसके पापा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो तो तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। यान्सी भी कहते हैं अपनी वाइफ को कि थोड़ा टाइम दो अपने पापा को। तो ठीक है, वो लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। पर एक मिनट, उन लोग को वहाँ पे वो दोनों दिख जाते हैं, यानी कि पेली की आंटी और उनका सौतेला भाई। पेली की आंटी मिस्टर चिन से कह रही थी कि तुम उस दिन जितने लोग को भेजे थे मारने के लिए पेली को, वो सब मर चुके हैं। पर मिस्टर चिन को ऐसा लग रहा था कि वो सारे आदमी यान्सी की वजह से मरे हैं। मतलब अभी तक उन लोग को कोई भी आइडिया नहीं था कि पेली का भाई जिंदा है और वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ठीक है, वो लोग अब विल का बात करने लगते हैं, मतलब उसको विल मिला या नहीं इस बारे में बात कर रहे थे। और उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि पेली की आंटी है, उसको चिन फैमिली अडॉप्ट किया था सिर्फ पैसा कमाने के पर्पज से, और पैसों के लिए ही तो वो पे फैमिली में शादी करके आई थी। तो एक बार पे फैमिली को अच्छा खासा लूट ले, उसके बाद वो मिस्टर चिन से शादी कर लेगी। हाँ, मतलब अपने सौतेले भाई से उन लोग का रिश्ता वैसा ही था। इधर ये सब तमाशा देख के यान्सी किसी को कॉल करते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पे ढेर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं उनको लाइव कैप्चर करने के लिए। जिस रिश्ता को वो दोनों छुपा रहे थे, वो रिश्ता खुलेआम पब्लिकली ऐसे आएगा, इस बात का उनको रत्ती भर का भी अंदाजा नहीं था। पर पेली को बहुत मजा आता है यान्सी का इतना फास्ट रिएक्शन देख के। अब सबके सामने पेली की आंटी ऐसे बदनाम हो ही गई थी, तो अंकल भी तो सुनाएंगे ही ना। पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। अंकल तो उनको कहते हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं माफ कर दिया हूँ तुमको। पर नहीं, ऐसा वो दिल से नहीं बोल रहे थे, वो बस सबको जताने के लिए कह रहे थे। पास आके तो वो खुद ही उसको पानी में धक्का देते हैं। पर नहीं, वो मर पाए इससे पहले कुछ लोग आते हैं और उसको पानी से बाहर निकालते हैं। और ये जो भी तमाशा चल रहा था, इसका कोई और ही ग्रुप वीडियो बना रहा था। अब ये किसके आदमी थे, तो ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर पेली की आंटी को निकाल के लाया जाता है यान्सी और पेली के पास। उसकी आंटी तो उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको छोड़ दे, वो जो भी किए मिस्टर चिन के कहने पे किए, अपने पति के कहने पे किए, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। पर नहीं, वो अपने माँ भाई के सामने उसको काउंट करने के लिए कहती है, माफी मांगने के लिए कहती है, तब तक जब तक कि माफी मांगते मांगते उनका दम न निकल जाए। इधर अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में पेली के अंकल को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाता है, क्योंकि हाँ, जो ग्रुप ये सब तमाशा का वीडियो बनाया था वो लोग पेली के भाई के थे, तो अपने अंकल को अरेस्ट पेली का भाई करवाया था। वैसे उनका असिस्टेंट उनसे कहता है कि इसकी पत्नी तो जो भी की थी, मतलब पे फैमिली का प्रॉपर्टी हथियाना, तो वो तो अपने पति के लिए भी कर रही थी ना, क्योंकि उसका पति भी सेम चीज चाहता था। तो आप सिर्फ इसके पति को अरेस्ट करवाए और उसको छोड़ दिए। पर नहीं, वो जानते थे कि यान्सी उसको लेके गए हैं, तो इसके बीच में उनको खुद पढ़ना जरूरी नहीं है। अब इधर हम शेन फैमिली को देखते हैं। यूबई अपने पापा के साथ बैठा हुआ था, सब लोग बहुत परेशान थे और वहाँ पे मिस्टर चिन आते हैं, क्योंकि अब उसको भी तो छिपने का जगह चाहिए ना, पुलिस सब जगह उसको भी ढूंढ रहा है। तो वो आश्रय लेने के लिए सेन फैमिली में आया है। अब वैसे यूबई के पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो आदमी यहाँ पे रहे, पर यूबई कहता है कि इनकी बेटी तो हमारा हेल्प कर ही रही है ना, तो हमें भी इनका हेल्प करना चाहिए। अब उसकी बेटी कौन थी, तो वही थी जिससे उसका अफेयर था, और वो आई थी यूबई के पास। वो उसको कह रही थी कि मेरे पास तरीका है जिससे मैं पेली और यान्सी को अलग कर सकती हूँ, तो तुमको पेली को पाने का दूसरा मौका मिल सकता है। पर ये वो करेगी कैसे? यूबई कहता है कि मेरा सेन फैमिली है, हम लोग यान्सी से नहीं टक्कर ले सकते, और तुम कैसे करोगे? वो कहती है तुम्हारा सेन फैमिली इस महीना के एंड में बिडिंग मीटिंग में तो जाएगा ही, इतने दिन से तुम लोग प्रिपेयर जो कर रहे हो इस मीटिंग के लिए, तो उस मीटिंग में यान्सी भी आएंगे और मैं वहाँ पे कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। पर मैं भी ये फेवर फ्री में तो करने वाली हूँ नहीं तुमको, तो तुम्हारे पास पैसों का कमी तो नहीं है, राइट? मतलब
ऑब्वियसली वो ये सब करने के लिए उससे ही पैसा लेने वाली थी। तो प्रेजेंट में ये सारी बात वो अपने पापा को बताता है। इधर मिस्टर चिन सीधे वो बात बोलता है जो वो कहने आया था। वो सुना था कि मिस्टर सेन गोल्डन शार्क ग्रुप से कनेक्टेड है किसी के थ्रू। तो मिस्टर चिन चाहता था कि उसका भी इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए गोल्डन शार्क ग्रुप में, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए था और तब तक वो यहाँ पे छिप के रहना चाहता है। अब मिस्टर सेन कहता है कि मैं कैसे जानूंगा गोल्डन शार्क ग्रुप के किसी भी आदमी को, मुझे नहीं पता उस ग्रुप के किसी भी मेंबर के बारे में, और बात रहा तुम्हारे छिपने का तो तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, अगर तुम यहाँ पे छिपोगे तो हम भी क्रिमिनल बन जाएंगे। पर नहीं, इस बात से मिस्टर चिन को बहुत बुरा लग जाता है। वो मिस्टर सेन को याद दिलाता है कि तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। पे फैमिली के साथ जितना कोऑपरेशन तुम करे हो ना, मुझे अच्छे से पता है कि कैसे किए हो, तो तुम मुझसे इस तरह पलरा तो नहीं झाड़ सकते। अब ये सुन के वो भी कहता है कि हाँ बात तो सही है, वैसे मैं जानता नहीं हूँ गोल्डन शार्क ग्रुप के किसी भी आदमी को, पर हाँ मेरा भतीजा गया था उस ग्रुप में कुछ साल पहले और उसके बाद अरेस्ट हो गया, और उसके बाद वो हिम्मत ही नहीं कर पाया उस ग्रुप के आदमी से कांटेक्ट करने का। इतना सुन के भी मिस्टर सेन कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम अपने भतीजे से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एंड देन कहता है कि बिडिंग मीटिंग जो होने वाला है उसमें तो तुम पार्टिसिपेट कर ही रहे हो, और तुम्हारी फैमिली का जैसा हालत है तुमको लगता है कि तुम लोग जीत जाओगे। ये सब बोल के बहुत मजाक उड़ाने लगता है, जो कि डेफिनेटली मिस्टर सेन को अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर चेन खुद ही कहता है कि मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट जीतने में हेल्प कर सकता हूँ, इतना तो काफी रहेगा ना तुम्हारे लिए। अब इस बात पे यूबई अपने पापा को कहता है कि आपके सारे पार्टनर्स तो आपसे ऑफेंड हो ही चुके हैं, सिर्फ वो फैमिली ही है जो आपको 200 मिलियन दिया है, तो और कोई हेल्प कर नहीं रहा है, जो कर रहा है उसको मना मत कीजिए, और वैसे भी वो जमीन 500 मिलियन से कम का तो मिलेगा नहीं। तो ठीक है, इस तरीके से दोनों एक दूसरे का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी बिडिंग मीटिंग में। उस मीटिंग में सब लोग आए हुए थे, पेली के पापा भी, मिस्टर सेन भी, यूबई भी, मिस्टर चिन की बेटी भी, बस कमी था यान्सी का, जो कि थोड़ी देर में पूरा हो जाता है क्योंकि वो आ जाते हैं। अब ठीक है, बिड शुरू होता है, 100 मिलियन से शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 200 मिलियन, 300 मिलियन, 350, 400, 450, 500, 550, ऐसे ही करते करते 800 मिलियन जाता है, जो कि डेफिनेटली मिस्टर सेन ही लगाते हैं, पर उनसे भी ज्यादा 950 मिलियन कोई लगा देता है। यूबई तो अपने पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका फैमिली इतना ज्यादा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, पर नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो ये प्रोजेक्ट जीत जाते हैं तो इसका 10 गुना कमा सकते हैं, इसीलिए वो सीधे लगाते हैं 1 बिलियन। इधर इसी टाइम मिस चिन भी एक सिस्टर को कहती है कि सब कुछ शुरू करने के लिए जो भी उन लोग का प्लान था वो, इधर 1 बिलियन से ज्यादा कोई भी नहीं लगाता, तो ये प्रोजेक्ट उनको ही मिलता है। और तब पता चलता है कि ये जो भी लोग बिड आगे आगे लगा रहे थे, मतलब वैल्यू बढ़ा रहे थे, वो सब यान्सी के ही तो थे, वही तो करवा रहे थे मिस्टर सेन को मजबूर करने के लिए, ताकि वो इतना ज्यादा प्राइस पे खरीदे। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद ये बाप बेटे जाते हैं आगे का प्रोसीजर्स कंप्लीट करने के लिए। तब उन लोग को पता चलता है कि वो फैमिली का सबसे ज्यादा शेयर्स यान्सी के पास है, क्योंकि यहाँ पे तो वही साइन करने आने वाला था ना जो वो फैमिली का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे आए कौन है? यान्सी, डेफिनेटली वो है इसका मतलब। हाँ, ये सुन के मिस्टर सेन डर जरूर जाते हैं, क्योंकि वो फैमिली उनके ऊपर 200 मिलियन इन्वेस्ट किया था ना, तो मिस्टर सेन तो समझ के रखे थे कि कोई और आदमी इन्वेस्ट किया होगा, पर ये सब प्लान था यान्सी का, सिर पे चढ़ा के पाँव से रौंदने का। तो फिलहाल तो उन लोग को एग्रीमेंट दिया जाता है, और वो कहते हैं कि अगर तुम लोग इतना अमाउंट नहीं चुका पाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के जुर्म में तुम लोग को 10 गुना चुकाना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पे। और जैसा हालत है वैसे तो लग रहा है कि 10 जन्म लग जाएगा तुम लोग को ये करने में, और तुम लोग के ऊपर कर्ज भी काफी है। पे फैमिली के साथ कोऑपरेशन करने के लिए तुम लोग बहुत झोल किए हो, तो आई थिंक मुझे ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। ये सुन के तो मिस्टर सेन बेहोश ही हो जाते हैं। इधर हम मिस चिन को देखते हैं जो एक वेट्रेस को पैसे दे रही थी, पर क्यों? क्योंकि वो कोई मेडिसिन का बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दी थी यान्सी को, और यान्सी वो ड्रिंक किए भी थे, तो फिलहाल बेहोश थे। और इसी मौका का तो फायदा उठाना था मिस चिन को। वो आराम से कैमरा सेट वेट करके रख देती है और शुरू हो जाती है, उनके क्लोज आने की कोशिश करती है, पर नहीं, अभी वो होश में आते हैं। हाँ, वो भी नहीं समझ पाती कि वो तो अपने आंखों से देखी थी उनको ड्रिंक करते, फिर वो होश में कैसे आ गए, पर वो बस एक घूंट पिए थे। तो फिलहाल तो उनपे बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था, वो देखना चाहते थे कि इसके पीछे है कौन, इसीलिए फिलहाल बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। तो कैमरा भी वो देख ही लेते हैं, और उनका आदमी उस वेट्रेस को भी पकड़ के ले ही आता है। तो वो अपने आदमी को कैमरा सहित कहते हैं कि पुलिस को हैंडओवर कर देने के लिए, पर उनपे असर कम नहीं हुआ था। घर आते आते तक उनका हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। अब पेली को तो लग रहा था कि शायद यान्सी ड्रिंक करके आए हैं, तो वो उसका जुगाड़ उनको पिलाने लगती है, पर नहीं, वो उसको हक करना चाह रहे थे। वो उसको अपनी गोद में बिठाते हैं। अचानक से उनको बहुत ज्यादा चक्कर आने लगता है, और इस पॉइंट पे उसको भी समझ में आ रहा था कि वो अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं किए हैं, कुछ और का असर है उनको, इसका मतलब उनको कोई मेडिसिन दिया गया है। तो वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं। अब शुरू में तो वो मना नहीं करती, पर फिर वो अपना तीनों रूल याद दिला देती है उनको। तो वो वहां से उठ के चले जाते हैं बाथरूम में, ढेर सारा आइस क्यूब्स डाल के नहाते हैं, बहुत देर पानी में ऐसे ही बैठे रहते हैं, पर ये दवा का असर मानो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भी आती है, पानी से निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि इतना ठंडा पानी में इतना देर तक कोई बैठेगा तो तबीयत खराब हो जाएगा ना, पर नहीं, वो ठीक है, और जब उनको ठीक फील होगा वो खुद ही आ जाएंगे बाहर, क्योंकि वो अपने आप को फिलहाल तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात वो उसको कहते हैं। ये सुनकर वो पहले तो बाहर जाती है, खुद को काम डाउन करती है, उसके
उसके बाद आती है फुल तैयारी में और उनको किस करना शुरू कर देती है अपनी ओर से। शायद वो समझ गई थी कि फिलहाल उसके हस्बैंड को किस चीज का नीड है। अब ठीक है, दोनों ये टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ब्रश कर रहे थे तो साथ में बात भी कर रहे थे। वो उसको कहते हैं कि तुम रात में ड्रिंक की थी। वो कहती है नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम प्यार करती हो मुझसे, मतलब ऐसे किस कर ली, क्या रीजन था, सच बताओ प्यार करती हो क्या। वो कहती है हाँ प्यार करती हूँ। अब इस पॉइंट पे उसको कॉल आता है उसके अंकल की बेटी का। अब पापा अरेस्ट हो चुके थे, माँ मर चुकी थी, तो वो भी मरना चाह रही थी, पर मरने से पहले वो कॉल करके अपनी बहन को सब कुछ बता भी देना चाहती थी। ऑब्वियसली पहली उसको रोकती है मरने से, पर वो कॉल काट के बस कूद ही जाती, पर कोई तो उसको बचाता है। ऑब्वियसली वो पेली का भाई था। वो उससे पूछता है कि वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाने वाली थी, जिसपे वो कहती है क्योंकि मेरा कजन और उसका फैमिली मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पर नहीं, अभी तक वो पहचान ही नहीं थी कि आदमी है कौन। तो पेली का भाई उसको खुद ही कहता है कि कॉल करके अपनी बहन को बुलाओ, यानी कि पेली को बुलाओ। तो ठीक है, वो कॉल भी करती है और पेली वहाँ पे आती भी है। इस टाइम तक उसका भाई फिर से अपने फेस को कवर कर चुका था, तो वो चेहरा तो नहीं देख पाती, पर जब उसका भाई बोलता है ना तो वो समझ जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई है। और उसके ये कहते ही उसका भाई अपना चेहरा अनकवर करता है। वो तो ये देख के अपने भाई को पकड़ के खूब रोना शुरू कर देती है, बहुत रोती है। अपने भाई से पूछती है कि वो क्यों नहीं आया उसके पास उससे मिलने के लिए, वो लोग कितना मिस किए उसको। अब उसका भाई जल चुका था, चेहरा पे भी निशान था, हाथ भी जला हुआ था, शायद इसीलिए वो नहीं आना चाह रहा था अपनी बहन के पास। फिलहाल भी वो पूरा ट्राई करता है अपना चेहरा छुपाने का, ताकि उसकी बहन देख न ले। पर ठीक है, वो अपनी बहन के लिए खुश था। पूछ रहा था कि शादी कर ली ना तुम, इससे की हो ना। ऑब्वियसली यान्सी वहाँ खड़े थे। जब स्कूल में था तो मुझे पता है उस टाइम तो जो भी बोलता था झूठ ही बोलता था, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि ये मेरी बहन को पसंद तो जरूर करता है, और फाइनली सक्सेसफुल हो गया शादी करने में। नहीं, और इतना ही नहीं, अपने बहन से भी कहते हैं कि तुमको क्या पसंद आ गया इसमें जो इससे शादी कर ली। यान्सी कहते हैं वैसे खराबी क्या है मुझ में, और आप बताइए ना, आप जब जिंदा थे तो आप आना चाहिए था ना अपनी बहन से मिलने के लिए, ये कितना मिस कर रही थी आपको, और आप कैसे बन गए इस ग्रुप के बॉस, क्या कर रहे थे आप इतने सालों में। पेली भी पूछती है अपने भाई से कि क्यों नहीं आए तुम घर। अब वो कुछ आंसर थे, उससे पहले वो उनका हाथ देखती है जो कि जला हुआ था, तो उसको बहुत बुरा भी लग रहा था अपने भाई के लिए। वो कहते हैं कि उस टाइम आग में गया था ना अंदर, तो उसी टाइम हो गया था, मौत के मुंह से बाहर आया हूँ मैं। और साथ में हमें बताया भी जाता है कि जब वो अपनी माँ के पास आया था तब उसकी माँ होश में आई थी, क्योंकि वो मरी नहीं थी, पर उसकी माँ अपने फैमिली को बचाना चाह रही थी। वो अपने बेटे को कहती है कि तुम्हारी आंटी अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर तुम्हारे पापा को मारना चाहती है, जाके बचाओ उसको, उनको, अपनी बहन, सबको बचाओ। और इतना कहते कहते उनका खुद ही डेथ हो जाता है। तो प्रेजेंट में वो आगे बताते हैं कि धुओं की वजह से मेरा आंख खराब हो गया था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं गलती से पानी में गिर गया और सिर पे चोट लग गया, इसीलिए बेहोश हो गया। पर जब मेरा आंख खुला तो मुझे पता चला कि मैं गोल्डन शार्क ग्रुप में हूँ। मुझे शायद उसी टाइम समझ में आ गया था कि मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। ये सब सुन के तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने भाई का जला हुआ चेहरा देखती है, उसको बहुत बुरा लगता है उसके लिए, पर फिलहाल रोने के अलावा और वो क्या कर सकती थी। हाँ, खुश जरूर थी अपने भाई को जिंदा सही सलामत अपने सामने देख के। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो रात में ऐसे ही बैठी हुई थी अपने भाई के ख्यालों में। शायद उस टाइम उसके हस्बैंड उसके लिए कुछ लेके आते हैं बना के, उसको पिलाते हैं, जो कि वो डेफिनेटली नहीं पी रही थी, बस रो रही थी। तो वो उसको चुप कराते हैं, उसको समझाते हैं कि अगली बार वो अपने भाई से मिलेगी तो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर लेगी अपने भाई के साथ। और फिलहाल जो वो उसके लिए लेके आए थे ना, वो लेमन मैलो था, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद था, और सिर्फ उसको ही नहीं उसके भाई को भी बहुत ज्यादा पसंद था। तो आज यान्सी उसी रेसिपी से बनाए थे जो उन लोग की माँ बनाया करती थी उन लोग के लिए, जो कि डेफिनेटली उसका भाई बताया था उनको। ये सब सुन के तो वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उनको जोर से हग कर लेती है। इधर हम मिस्टर चिन को देखते हैं, जो कि सिर्फ पिए जा रहा था। उसके पास यूबई आके बताता है कि उसके पापा को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी बेटी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब उन लोग को पता था कि इन सब के पीछे यान्सी है, तो अब यान्सी का कुछ न कुछ तो उन लोग को करना पड़ेगा। तो इसीलिए मिस्टर चिन यूबई को कहता है कि मुझे गोल्डन शार्क ग्रुप में लेके चलो, अब बस मैं यान्सी को मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो अब ठीक है, दोनों जाता है वहाँ पे। मिस्टर चिन कोई बिजनेस का रीजन देता है और यान्सी को मारने के लिए कहता है। अब वो पेजू का चेहरा तो देख लिया था, पर उसको याद नहीं था कि पेली का भाई है ये, पर पेजू को तो अच्छा से पता था ना कि ये आदमी कौन है, तो वो सबसे पहले उसको शूट करता है। बेचारा ये देखे तो यूबई सीधे बेहोशी हो जाता है, पर अब उसको करीब से देखने पे पता चल जाता है कि ये लड़का जो सामने बैठा है ये है कौन, पेली का भाई है, ये याद आ जाता है उसको। और इस पॉइंट तक वहाँ पे वो दोनों भी आ ही चुके थे, तो वो तो मानो पागल ही हो जाता है। वो कहता है कि तुम जिंदा भी बच गए और इस गोल्डन शार्क ग्रुप के बॉस भी बन गए। पेजू कहता है कि तुमको पता है मेरी माँ का लास्ट वर्ड क्या था, कि मैं जिंदा रहूं और तुमको तड़पा के मार सकूं। अब ऐसा तो नहीं था कि वो आदमी इतना जल्दी हार मान लेगा। वो अपने पॉकेट से कुछ तो निकाल के फेंकता है पेली की तरफ, जो कि यान्सी रोक देते हैं, पर उनकी आंखों में जरूर चला जाता है वो जो भी था, और इसी टाइम पे वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो सब लोग तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। हाँ, पर इन दोनों को पुलिस स्टेशन हैंड ओवर जरूर कर दिया जाता है। हाँ, वो तो अभी तक बेहोश थे, होश में नहीं आए थे, पर वो उनको ऐसे हालत में देख के बहुत रो रही थी, उनके साथ बिताया पल याद कर रही थी और डर भी रही थी कि पता नहीं यान्सी को क्या हो गया। पर उस टाइम पे
पे वही डॉक्टर आती है और वो पेली को बताती है कि यांसी खतरे से बाहर है। हाँ, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, पर कब फिलहाल पता नहीं। हाँ, अब यांसी खतरे से बाहर थे तो वो वहाँ से जा सकती थी, पर वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो चाहती थी कि जब यांसी होश में आए तो सबसे पहले वो उसको देखे अपने सामने। अब ये सब बोल के वो डॉक्टर तो वहाँ से चली जाती है, पर पेली अपने भाई को कहती है कि जाओ उसका पीछा करो, अब उसको परसू करो भाई, वो तुम्हारी फियांसे है। तो ठीक है, वो जाता है। अब ऐसे ही पेली यांसी का हर दिन ध्यान रखती है। एक दिन ऐसे ही आके उनसे बात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि मेरा पासपोर्ट तुम्हारे सेफ में क्या कर रहा है, तुम कब चुरा लिए मेरा पासपोर्ट और मुझे पता भी नहीं चला, और क्यों चुराया बताओ ना, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रही हूँ। वो कहते हैं मुझे डर था कि तुम कहीं भाग न जाओ। मतलब हाँ, वो होश में आ चुके थे। वो कहती है तुम चुराए कब, जिस पर वो कहते हैं कि जिस दिन हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, तुम्हारा अगर माइंड चेंज हो जाता, तुम भागने का सोचती तो इसीलिए मैं चुरा के रख लिया था कि तुम भाग ना पाओ। वो तो इतनी खुश हो जाती है, वो होश में आ चुके थे, एकदम लिपट जाती है उनसे, धीरे धीरे उनको उठा के बिठाती है। पर तब वो कहते हैं कि तुम लाइट क्यों बंद करके रखी हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही। ये सुनते उसको बहुत बड़ा झटका लगता है, फटाफट डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी आंखों में जो गया था अभी तक अच्छे से निकला नहीं है, तो आंखों में इन्फेक्शन है। अभी वो अच्छे से रिकवर हुए नहीं है, पर कुछ दिन में हो जाएंगे तो वो ठीक भी हो जाएंगे, उनको दिखने लगेगा कम्प्लीटली। ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, पर वो उनको समझाती है कि तुम ठीक हो जाओगे, डॉक्टर का बात सुने ना, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। पर वो उसको बहुत कस के पकड़ लेते हैं। अब शाम के टाइम में वो उनको छत पे लेके जाती है। जो भी दिख रहा था वो बोल के उनको एक्सप्लेन कर रही थी। वो बस इमेजिन कर सकते थे ना अभी, तो वो बोल रही थी और वो ऐसे ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब अगर हवा के बारे में बात कर रही थी तो वो हवा को फील कर पा रहे थे। इस पॉइंट पे वो यांसी को कहती है कि अगर तुम्हारा आँख ठीक होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग गया तब जाके वो ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे वो कहते हैं तो वेट कर लेते हैं ना, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा 10 साल वेट किया है, तो कुछ दिन और सही। वो कहती है पर मैं नहीं चाहती कि तुम वेट करो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ हो ना, तो मेरे पास सब कुछ है, तो बस मेरे लिए काफी है। हाँ, वो रो रही थी और वो उनके हाथ को अपने गाल पे रखती है जिससे वो भी फील कर पाते हैं कि वो रो रही है, तो उसका आंसू पोंछते हैं। वो कहती है कि मैं अगली हूँ क्या। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल जैसे 10 साल पहले थी लाइब्रेरी में जब तुम मुझे बुक हैंड ओवर कर रही थी। अब ठीक है, नेक्स्ट डे वो ऐसे ही अपने वार्ड में रेस्ट कर रहे थे, तभी पेली का भाई आता है। अब वो तो नहीं देख पा रहे थे ना कौन है, आवाज सुन पा रहे थे कि कोई आया, तो पेली पेली चिल्ला रहे थे। पेली का भाई खाना लेके आया था उनके लिए, तो वो पहले ही कहते हैं कि मुझे नहीं खाना है कुछ भी। पर एक मिनट, वो कैसे जान गया कि वो आए हैं, जिसपे वो कहते हैं कि अंधा हुआ हूँ, बहरा थोड़ी हुआ हूँ। तो ठीक है, पेली का भाई भी फिर नॉर्मल हो जाता है कि हाँ उनका सच में आँख खराब है। अब इस पॉइंट पे पेली आती है उस रूम में, उनको पता चल जाता है कि पेली आई है। वो उनसे पूछती है कि तुम्हारा आँख अभी तक सही नहीं हुआ है, तुम सच में डिस्चार्ज होना चाहते हो। ये सुन के वो जल्दी से उसको हक कर लेते हैं। वो कहते हैं मैं सच में घर जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर दोनों घर पहुँचते हैं। अब उसको क्या शक होता है क्या पता नहीं, पर वो एक ऑरेंज उनकी तरफ फेंकती है आगे जाके, जो वो एकदम अच्छे से कैच कर लेते हैं। ये देख के उसको अच्छा भी लगता है, साथ में क्वेश्चन भी करती है कि तुम्हारा आँख तो ठीक हो गया ना अच्छे से, फिर मुझे बताए क्यों नहीं। वो कहते हैं तुम मेरा इतने अच्छे से ध्यान रख रही थी इसीलिए नहीं बताया। तो ठीक है, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों फिर से उसी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ 10 साल पहले वो दोनों पहली बार मिले थे। और आज वो उसको बताती कि पता है मैं पूरे दिन पूरी रात तुम्हारा इंतजार करते रहा। क्यों? क्योंकि तुम बोली थी ना कि तुमको मेरा मैथ्स नोट्स चाहिए। वो कहती है हाँ, पर मुझे अचानक से जाना पड़ा तो मैं बताना भूल गई। पर वो कहते हैं कि पता है मैं यहीं पे खड़ा होकर तुम्हारा हर दिन इंतजार करता था, बस मुझे लगता था कि अचानक से तुम कहीं से दिख जाओ मुझे। वो कहती है कब तक इंतजार किए तुम मेरा। वो कहते हैं कि जब तक तुम मुझे मिलने गई, यानी कि 10 साल बाद तक, उस दिन तक जब तुम मेरे बगल में खड़ी हो के मुझसे क्वेश्चन कर रही हो कि कब तक इंतजार किए तुम मेरा। अब इस टाइम पे वो भी उनको एक बॉक्स ला के देती है जिसमें एक नोट लिखा हुआ था, और इससे पता चल रहा था कि वो भी उनको पसंद करती थी। ऐसा नहीं था कि वो अकेले उसको सिर्फ पसंद करते थे, वो भी 10 साल से उनको चाह रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है न्यू ईयर वाले दिन। दोनों एक दूसरे को विश करते हैं और वो उसको बताते हैं कि पता है उस दिन बार में जब मैं तुमसे मिला था मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा, मैं तो बस तुमको देखने आया था। मुझे पता चला था कि तुम चाइना वापस आई हो, तो मुझे इतना पता था कि तुम वहाँ पे यूजुअली जाती थी ड्रिंक करने, तो बस तुम्हारा एक झलक देखने के लिए वहाँ पे गया था। तो ठीक है, जो भी हुआ उन लोग के साथ बहुत अच्छा हुआ है। इस टाइम पे दोनों अपना टेम्परेचर चेक करते हैं जो कि 37.2 डिग्री हो चुका था, मतलब 0.2 से बढ़ गया था। तो इतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर के साथ उन लोग को साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और वैसे इस टाइम यांसी कहते भी हैं कि उनका यूजुअली बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से रहता है, पर पेली से मिलने के बाद 0.2 डिग्री बढ़ जाता है। और यही तो एविडेंस है उनके प्यार का कि वो उससे प्यार करते हैं। उनका धड़कन बढ़ जाता है, उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ठीक है, अब उनका तो रिश्ता सुधर चुका था और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश भी थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।